है वो थोड़ा कॉस्टलियर होता है एज़ कम्पेयर टू SOHC इंजन। तो इसीलिए जो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक्स होती है उसमें आपका DOHC इंजन यूज़ होता है, और जो DO तो भी इसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाएगी आराम से। ये R15 वगैरह में पीछे छोड़े बेटर और अच्छा लगा दो तो भी इसका जो टॉप एंड है वो बहुत ज़्यादा अचीव हो जाएगा। हो सकता है नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है फिर से आप सभी लोगों का इस नए ब्लॉग में। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे और ब्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। और आज की वीडियो का जो टाइटल है वैसे तो आपको पता चल गया है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि जो इस वीडियो का टाइटल है वो है कि इस बाइक के साथ R15 को इतना ज़्यादा कंपेयर क्यों किया जाता है। मतलब इसी बाइक के साथ क्यों, RC के साथ क्यों नहीं कंपेयर किया जाता उसको। ठीक है, वैसे तो RC के साथ भी उसको कंपेयर करते हैं, पर क्यों। जो R15 है वो आपकी 150 सीसी सेगमेंट की बाइक है और RS और RC आपकी 200 सीसी सेगमेंट की बाइक है। तो 150 सीसी सेगमेंट होने के बावजूद उसको 200 सीसी के सेगमेंट से क्यों कंपेयर किया जाता है, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है आपका VVA। अब VVA क्या है, क्या मतलब ये VVA एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके कारण जो परफॉर्मेंस है R15 और MT15 के इंजन की वो इंक्रीज़ हो जाती है हायर एंड में। अब VVA टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब इसमें क्या होता है, जो VVA की फुल फॉर्म है, थोड़ा आपको उससे आइडिया हो जाएगा, फुल फॉर्म से ही आइडिया हो जाएगा, वेरिएबल वॉल्व एक्चुएटर। अब थोड़े से आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि कैसे, मतलब क्या। तो इसमें क्या होता है, उससे पहले आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। आपने सुन रखा होगा कि जो अपना दो तरह के इंजन होते हैं, एक SOHC इंजन होता है, एक अपना DOHC इंजन होता है। तो SOHC का मतलब होता है सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट और DOHC का मतलब होता है ड्यूअल ओवरहेड कैमशाफ्ट। अब इस बाइक में भी SOHC इंजन है, R15 में भी SOHC इंजन है, पर जो आपकी KTM RC200 है उसका DOHC इंजन होता है। पहले उसमें शायद शुरू से ही DOHC इंजन आ रहा है। अब बेसिक डिफरेंस क्या है SOHC में, तो जैसे आपको नाम से पता चल गया होगा, सिंगल ओवरहेडेड कैमशाफ्ट, मतलब उसमें सिंगल कैम शाफ्ट यूज़ होती है। ठीक है, तो सिंगल SOHC में क्या होता है, जो एक ही कैम शाफ्ट होती है वो कंट्रोल करती है आपकी दोनों इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो एक सिंगल कैम शाफ्ट ही आपका इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व को कंट्रोल करती है इसमें। और जो आपका DOHC इंजन है उसमें क्या होता है, डबल कैम शाफ्ट यूज़ होती है, जो कि इसका मतलब है कि हर एक वाल्व के लिए एक सिंगल कैम शाफ्ट, मतलब जो आपका एग्जॉस्ट वाल्व है उसके लिए अलग कैम शाफ्ट है और जो इनटेक वाल्व है उसके लिए अलग कैम शाफ्ट यूज़ हो रही है। तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा बेटर टाइमिंग मिलती है ओपनिंग और क्लोजिंग की, और इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी होती है। तो इसीलिए जो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक्स होती है उसमें आपका DOHC इंजन यूज़ होता है, और जो DOHC इंजन है वो थोड़ा कॉस्टलियर होता है एज़ कम्पेयर टू SOHC इंजन। तो जो SOHC इंजन होते हैं वो चीपर इन प्राइस होते हैं और लाइट इन वेट होते हैं, और उसमें क्या होता है, जो आपका टॉर्क है वो लोअर एंड में ज़्यादा होता है, हायर एंड में कम होता है। पर RS200 का इंजन इस तरह से बनाया गया है SOHC होने के बावजूद कि इसमें जो ज़्यादा टॉर्क है वो आपको हायर एंड में मिलता है, लोअर एंड में उतना कम भी नहीं मिलता है। मतलब सफिशिएंट टॉर्क है इसमें लोअर एंड में भी, और हायर एंड में तो खैर है ही बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से इसको बनाया गया है। अब आपको VVA के बारे में बताता हूँ, वेरिएबल वॉल्व एक्चुएटर के बारे में। उसमें क्या होता है, उसमें आपके दो तरह के कैम्स हुए हैं। कैम शाफ्ट एक ही है, पर उसमें जो कैम्स है वो दो होते हैं। कैम्स होते हैं जो वाल्व को ओपन और क्लोज करते हैं। अब उसमें कैम्स दो तरह के हैं, एक तो स्मॉलर, दूसरे हैं लार्जर। तो उसमें जो स्मॉलर कैम्स है वो एक्टिवेट होते हैं जब आपका लोअर एंड चला होता है इंजन का। ठीक है, अब उसका लोअर एंड है वो कब तक होता है, वो होता है 7400 RPM तक। 7400 RPM तक आपके स्मॉलर कैम्स किक इन होते हैं, और जैसे ही आपका 7400 RPM से ज़्यादा क्रॉस करता है इंजन का RPM, तो आपके जो लार्जर कैम्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अब उससे क्या होता है लार्जर कैम से, तो जितने ज़्यादा लार्जर कैम्स होंगे उससे क्या होगा, उतना ही ज़्यादा आपके जो वाल्व है वो ओपन होंगे। तो जितने ज़्यादा आपका इनटेक वाल्व ओपन होगा
ठीक है, उतना ज़्यादा उसमें फ्यूल होगा, उतना ज़्यादा कंबशन होगा, और हायर एंड में उतना ज़्यादा आपको टॉर्क मिलेगा या परफॉर्मेंस मिलेगी इंजन की। तो इससे क्या होता है, बाइक की ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये होता है VVA का काम, और इस तरह से वो काम करता है। हाँ, जो टॉपिक था उस पर अब वापस मुड़ के आते हैं। तो जो VVA टेक्नोलॉजी है, इस वजह से R15 और जो दूसरी है MT15, उन बाइक्स को 200 सीसी सेगमेंट की बाइक्स के साथ कंपेयर किया जाता है इस टेक्नोलॉजी की वजह से। वरना अदर बाइक्स भी है 150 सीसी सेगमेंट में, जैसे कि जिक्सर SF 150 हो गई, उसको भी इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, पर उसको तो नहीं करते हैं, पर R15 को ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो अब R15 जो लवर्स हैं वो तो खुश हो गए होंगे कि हमारी बाइक है भाई 150 सीसी होने के बावजूद 200 सीसी सेगमेंट को हरा देती है। ज़्यादातर तो RS 200 के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो अब RS 200 वाले जो लवर्स हैं, मैं भी RS 200 का फ़ैन हूँ। ठीक है, उनके लिए निराश होने वाली बात नहीं है। अब पूछो कैसे। देखो, जो RS 200 है, जब से लॉन्च हुई है तब से लेके अभी तक ऐसी दिखती है। ठीक है, लुक डिज़ाइन इसका सेम है, बस ग्राफिक्स चेंज हो जाते हैं इसके हर साल। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारी स्टॉक RS है। ठीक है, स्टॉक RS है। अब तुम्हारी स्टॉक RS के साथ कंपेयर किया जाता है R15 को। अब R15 के 3 वर्जन या 4 वर्जन आ चुके हैं, V1, V2, V3, V4 भी आने वाला होगा या आ चुका है, पता नहीं। अब उन बाइक्स को इतना ज़्यादा अपग्रेड किया जा रहा है, किस लिए? सिर्फ एक इस बाइक को हराने के लिए, जो कि आपकी स्टॉक है अभी तक। ठीक है, सोचो अगर इसमें एक अपग्रेड आ गया, एक कि कहीं इसमें ज़रा सा भी DOS इंजन आ गया कहीं गलती से, तो सारी 200 सीसी सेगमेंट ख़त्म है एक ही बार में, बस एक ही बार में। या फिर इसमें जो चेन पॉकेट है वो थोड़ा सा कम टीथ का लगाया जाए, और एयर फिल्टर बेटर टेक्नोलॉजी का किया जाए। इसके टायर थोड़े से ज़्यादा बड़े कर दिए जाए, थोड़े से बस, तो क्या हो जाएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, 200 सीसी सेगमेंट पूरा ख़त्म हो जाएगा। R15 तो बिल्कुल नहीं टिकेगी इसके सामने। ठीक है, तो आप लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को तो गर्व होना चाहिए, छाती ठोक के आप कह सकते हैं मेरी स्टॉक है। एक तो स्टॉक RS 200 है, दूसरी इंडियन ब्रांड है भाई, बजाज। इंडियन ब्रांड होने के बावजूद ये इंटरनेशनल कंपनीज़ को टक्कर देता है यार। तो सोचो यामाहा कितनी बड़ी कंपनी है, KTM कितनी बड़ी कंपनी है, उन बाइक्स को ये टक्कर देती है। RS 200 अकेले खड़ी है भाई इस 200 सीसी सेगमेंट में, अकेले इस बाइक के साथ कंपेयर किया जाता है बाकी 200 सीसी सेगमेंट बाइक को। पर ये स्टॉक इंजन के साथ, अपनी स्टॉक डिज़ाइन के साथ आज भी खड़ी है। और बाकी ब्रांड्स क्या किए जा रहे हैं, डिज़ाइन अपग्रेड करे जा रहे हैं, इंजन ट्यून करे जा रहे हैं भाई, ताकि इस बाइक को हरा सके। पर ये लेजेंड खड़ी है 7 साल से इसी डिज़ाइन, इसी लुक के साथ, कि भाई आ जाओ, तुमने जो करना है करो, चाहे अपना VVA टेक्नोलॉजी ले आओ, DSC टेक्नोलॉजी ले आओ, जो ले आओ, पर ये खड़ी है भाई, इसको हिला नहीं पा रहा कोई इसके तख्त से अभी तक। तो इसीलिए ये मेरी फेवरेट बाइक है भाई अभी तक, RS 200। मैं तो डाई हार्ड फैन हूँ इसका। आप लोग जो R15 हो, ऐसा नहीं है यार, मैं ये नहीं कहता कि R15 बुरी बाइक है, R15 एक अच्छी बाइक है। ठीक है, पर जो लोग हैं ना, वो क्या कर देते हैं, नेगेटिविटी फैला देते हैं थोड़ी सी। ठीक है, R15 अच्छी बाइक है यार, आपको ज़्यादा माइलेज चाहिए, ठीक है, और अच्छी पावर के साथ चाहिए, तो आप R15 ले लो। पर R15 में एक ड्रॉबैक है कि जब इसमें 2 बंदे बैठते हैं ना, तो लैग कर जाती है पावर में, पर ये बिल्कुल लैग नहीं करती भाई। इसके सबसे बड़ा एडवांटेज ये लगता है मेरे को, वही पावर आपको जितनी सिंगल बंदे के ऊपर मिल रही है, वही आपको डबल बंदे पे दे रही है। तो पावर में कहीं पे भी कमी नहीं है। और अब एक बात और, आप लोगों को जिसके पास RS 200 है या जो भी ख़रीदना चाहता है, ठीक है, उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इसका नया मॉडल आ रहा है बहुत जल्द, शायद 2025 के मार्च तक वो लॉन्च कर दे नया मॉडल को। ठीक है, लेकिन जो अब ख़रीद चुके हैं वो क्या करेंगे परफॉर्मेंस निकालने के लिए इस बाइक से। अब वो सोच रहे होंगे कि हम क्या करें भाई, उनकी बाइक में तो VVA आ गया, DSC आ गया, हम क्या करें। तो आप लोगों के लिए भी मेरे पास सलूशन है, इस चीज़ का सलूशन है मेरे पास। अब क्या वो सलूशन है, तो सबसे पहला सलूशन मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये दिख रहा है आपको,
ये है इसका चेन स्पॉकेट। चेन स्पॉकेट है, आपको ये चेंज करना है, ठीक है। 2000 तक अराउंड तक का आता है ये। अब आप पूछोगे कैसे चेंज करना है, इसमें क्या दिक्कत है, तो दिक्कत ये है, दिक्कत तो नहीं है, वो स्टॉक है। तो जो ये स्पॉकेट लगा हुआ है ना, ये लगा है 44 टीथ का, ठीक है। तो जितने ज़्यादा टीथ होते हैं आरपीएम उतनी ज़्यादा जल्दी लॉक हो जाता है, ठीक है। अगर उसके वो थोड़ी सी बड़ी होगी आपकी जो चेन स्पॉकेट है आगे वाला, और उसका साइज़ थोड़ा बढ़ा देंगे ना, तो भी ज़्यादा जल्दी लॉक हो जाएगा आरपीएम। तो जितने ज़्यादा इसमें टीथ रहेंगे उतनी ज़्यादा जल्दी आपका जो आरपीएम लिमिटर है वो आ जाता है। तो अब इसको ओवरकम कैसे किया जाए, देखो आरएस और एनएस है, दोनों सेम बाइक है, मतलब इंजन सेम है, ठीक है। पर एनएस में क्या है, जो आपका चेन स्पॉकेट है ना पिछले टायर का, ये 39 टीथ का है और ये 44 टीथ का है आरएस 200 में। जब पहले लॉन्च हुई थी ना, तो इसमें शायद 39 टीथ का ही था, पर पता नहीं इन्होंने क्यों कर दिया। शायद मिडल इसका वो मिडल परफॉर्मेंस है, मिडल एंड है इसका, उसको इंक्रीज़ करने के लिए कर दिया शायद। पर मैं बता देता हूँ आपको, आप इसको NS जो 200 है उसका स्पॉकेट इसमें लगाएंगे तो इसका आरपीएम लिमिटर है वो बहुत जल्दी नहीं आता है। वो आपका 11,000 आरपीएम के करीब करीब आता है, ठीक है। पूरा 11,000 पे नहीं, पर थोड़ा करीब करीब वो आ जाएगा। अभी क्या होता है 10,500 पे आ जाता है, लेकिन इसको चेंज करने के बाद वो आपका हिट नहीं करता है लिमिटर। और दूसरा, थोड़ा सा आपका जो इसका इनिशियल है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन आपको जो एंड है, टॉप एंड है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा, ठीक है। 160 तक अचीव कर लेगी आराम से। अभी ये 150 तक की लॉक हो जाती है, आरपीएम इसका हिट कर जाता है। पर अगर आप ये चेन स्पॉकेट इसमें डलाते हो 39 टीथ का, तो परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाती है। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, वो है इसके टायर्स। इसका अगला टायर है 100 सेक्शन का और पिछला इसका 130 सेक्शन का। अब अगर आप इसमें टायर थोड़े बड़े डलवा दो, पिछला 140 सेक्शन का कर दो या 150 सेक्शन का डला दो, और जो अगला टायर है वो आप 110 सेक्शन का या 120 सेक्शन का डलवा दो, तो भी लिमिटर जल्दी नहीं आएगा और उससे ज़्यादा स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसकी जो टॉप एंड है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया दूसरा सोल्यूशन। अब तीसरा सोल्यूशन क्या है, तीसरा सोल्यूशन है एयर फिल्टर। अगर आप इसमें एयर फिल्टर लगाओगे थोड़ा सा और ज़्यादा महंगा, अभी तो स्टॉक लगा हुआ है जो बजाज वाले लगा के बेचते हैं वही है, वो भी अच्छा है, बुरा है नहीं है। पर आप अगर ये दो चेंजेस कर लोगे टायर और स्पॉकेट का, तो भी इसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाएगी। आराम से ये R15 वगैरह को तो पीछे छोड़ देगी, बाकी आप ये RC तक को भी बीट कर सकती है। और तीसरा जो है एयर फिल्टर, अगर आप इसमें बेटर और अच्छा लगा दो तो भी इसका जो टॉप एंड है वो बहुत ज़्यादा अचीव हो जाएगा। हो सकता है इसका इनिशियल और ज़्यादा बेटर हो जाए। तो ये तीन मेरे पास सोल्यूशन है जो मैंने देखे हैं, मतलब बहुत सारी रिसर्च करके, जो वीडियोस पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे मैंने देखे हैं। तो ये तीन ज़्यादा सोल्यूशन आया है, पहला स्पॉकेट, दूसरा टायर और तीसरा इसका एयर फिल्टर। तो इन तीन चीज़ों को अपग्रेड करके आप इस बाइक की परफॉर्मेंस को और ज़्यादा अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो इतने से चेंजेस करने की ज़रूरत है इस बाइक में और परफॉर्मेंस और ज़्यादा निकल के आ जाएगी आपकी। BS4 तक जो बाइक है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, पर जो BS6 है उसके बाद इसकी जो टॉप एंड है, यहाँ तक कि RC का टॉप एंड भी घट गया है। 137 पे उसका आरपीएम लिमिटर आ जाता है, इसका 142 150 तक आ जाता है। तो पता नहीं क्यों बजाज और KTM ने BS6 लॉन्च करने के बाद परफॉर्मेंस थोड़ी कम कर दी है टॉप एंड की, और वो पता नहीं क्यों किया। पर चलो ठीक है, ये सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया, ये आप कर सकते हैं अपनी बाइक में, मैं भी करूँगा। अभी तो इसके टायर जब ख़त्म हो जाएंगे, अभी घिस जाएंगे सारे, तो इसमें आगे मैं 110 सेक्शन का और पीछे 140 का डलवा दूँगा। एयर फिल्टर भी मैं चेंज कराऊँगा, स्पॉकेट भी मैं चेंज कराऊँगा उसी वक्त, क्योंकि अभी ये नई बाइक है तो इसको मैं खोलना नहीं चाहता बेफालतू में। अब ये जैसी है अच्छी है, स्टॉक रहना देना चाहता हूँ, और अभी मेरे पास उतने ज़्यादा पैसे भी नहीं है, ठीक है। तो इन फ्यूचर मैं इसको ज़रूर अपग्रेड करूँगा, इससे परफॉर्मेंस निकालूँगा। और बजाज वालों से मेरी अपील है कि इस बाइक को जल्दी से जल्दी अपग्रेड करके भेज दो, इसके लुक्स को, इसके डिज़ाइन को। एग्जॉस्ट तो इसका है ही अच्छा, बाकी टायर वगैरह, और एक जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी अपडेट है उसके लिए USD है। अगर इसका फ्रंट में USD आ जाए तो इसकी जो लुक है और ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी।
बाकी एनालॉग टैकोमीटर इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा सा ब्रॉड करना है तो ब्रॉड कर सकते हैं, पर मेरी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप एनालॉग टैकोमीटर रहने दें इस बाइक में तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो अब क्लियर हो गया आपको कि क्यों R15 को इसके साथ कंपेयर किया जाता है या अदर बाइक्स के साथ कंपेयर किया जाता है। तो इसी वजह से कंपेयर किया जाता है भाई, VVA और जो भी है। तो आई होप कि आपके डाउट क्लियर हो चुके होंगे। तो बस अब एंड करते हैं इस वीडियो को, और जाते जाते आप सभी को मैं इसका एग्जॉस्ट सुनाते जाता हूँ। जो भी अपने RS लवर्स हैं ज़रूर इस बाइक का जो एग्जॉस्ट है वो सुनना चाहते होंगे। तो ठीक है, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो भाई लोगों ज़रूर इस व्लॉग को लाइक करो, ठीक है, कमेंट करो। अगर आपको कुछ और पूछना है मुझसे तो आप पूछ सकते हो, तो आपके डाउट मैं और ज़्यादा क्लियर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। आपको बाइक में इंजन से रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछनी है, बाइक से रिलेटेड पूछनी है, आप कार से रिलेटेड भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, तो मैं आपको एक नई वीडियो में ज़रूर बताऊँगा उन सब चीज़ों के बारे में। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से ऐसे ही दूसरे कोई इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तब तक आप सब लोग ठीक रहिए, खुश रहिए, हंसते गाते रहिए। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, टाटा एंड गुड बाय।